गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 112 पर आ जाइए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की भी बना रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 112 तक पहुँच सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी की ओजोन परत सभी यूवीसी तथा कुछ यूवीवी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, किरणें हैं वो। अब दूसरा स्टेटमेंट है, यूवीए और यूवीबी किरणों का संचरण वायुमंडल के माध्यम से होता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, हम जिन अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं उनमें अल्प मात्रा में यूवीवी किरणों सहित अधिकांश यूवीए किरणें होती हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, कुछ भी गलत सही हो सकता है, पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इनसे रिलेटेड तभी करेक्ट हो पाएगा। देखिए, पृथ्वी की ओजोन परत सभी यूबीसी, और थोड़ा दिमाग लगाकर भी इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, सभी यूबीसी यानी सभी की सभी अल्ट्रावायलेट तथा कुछ अल्ट्रावायलेट वी किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है। तो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ सभी यूवी वी भी होता, ठीक है, सभी यूवी ए होता तो गलत होने के चांस रहते, लेकिन अभी नहीं है, किरणें हैं वो। अल्ट्रावायलेट ए अल्ट्रावायलेट वी किरणों का संचरण वायुमंडल के माध्यम से होता है, बिल्कुल, और किसके माध्यम से होगा। और तीसरा स्टेटमेंट है, हम जिन अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं उनमें अल्प मात्रा में होती है अल्ट्रावायलेट वी और अधिकांश मात्रा में होती है अल्ट्रावायलेट ए। यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट वी किरणों का संचरण वायुमंडल के माध्यम से होता है, जबकि पृथ्वी की ओजोन परत सभी अल्ट्रावायलेट सी व कुछ अल्ट्रावायलेट वी किरणों को अवशोषित, ठीक है, कर लेती है। हम जिन अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं उनमें अल्प मात्रा में अल्ट्रावायलेट वी किरणों सहित अधिकांशतः अल्ट्रावायलेट ए किरणें होती हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, हम जिन अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं उनमें अधिकांश, ठीक है, कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, तो अल्ट्रावायलेट ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा है। मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर किन दो स्टेट के बीच में विवाद है। कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आश्वासन देते हुए कहा है, क्या कहा है, कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ठीक है, यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने तक कर्नाटक को कावेरी नदी पर स्थित मेकेदातु बांध परियोजना पर कोई निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाल ही में न्यूज़ में था ये। अब देखिए, कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चल रहा है, मतभेद चल रहा है। इस तरह के प्रश्न जो न्यूज़ में रहते हैं, यूपीएससी उठाकर उनको प्रश्न कर लेती है। ठीक है, या तो डिटेल्ड कर लेगी सीधे जो चल रहा है, ठीक है, इस तरह से पूछ लेगी किन के बीच विवाद चल रहा है, या फिर घुसेगा वो बेसिक में, ठीक है, उसके स्टैटिक पोर्शन में, जैसे कि यह है। तो तीसरा प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, एक तरीका हो गया पूछने वाला वो कि जैसे जो न्यूज़ में उसे उठा के पूछ ले। एक तरीका ये है कि इसका बेस क्या है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है या गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण की गंगा है और कावेरी दक्षिण भारत की गंगा है, ठीक लिखा है। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, करेक्ट है। दूसरा वाला भी, पहला वाला भी, मतलब दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए, कावेरी नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है।
यह नदी बेसिन 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। कौन से हैं वो 3 राज्य? कावेरी नदी के तमिलनाडु है, कर्नाटक है और है केरल। और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है वो है पुदुचेरी, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर नदी की ट्रिब्यूटरीज की भी सहायक नदियाँ: हेमावती, लक्ष्मी तीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोयल और भवानी नदियाँ। पिछले 10 वर्षों का इतिहास देखें यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का, तो कम से कम 4 कर देते हैं। कम से कम 4 साल में सहायक नदियाँ मतलब ट्रिब्यूटरी पूछी गई हैं नदियों की, मुख्य नदियों की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये न्यूज़ में हमेशा रहने वाले कुछ शब्द हैं। क्या क्या हैं ये? जुरोंग रोबर और तियानवेन वन और परसेवरेंस रोबर। बताइए सही सुमेलित है क्या? जुरोंग रोबर जापान का है क्या? तियानवेन वन मिशन दक्षिण कोरिया का है क्या? परसेवरेंस रोबर यूएसए का है क्या? अच्छा, इन तीनों में एक चीज़ को माना है, वो है मार्स, मतलब मंगल। मंगल से जुड़ी चीज़ें हैं। ये मंगल का रोवर है, मंगल मिशन है चीन का, और ये परसेवरेंस रोवर भी मंगल का ही है, नासा का, यूएसए का। तो ये तो करेक्ट हो गया। बाकी जुरोंग रोवर जो है तियानवेन वन मिशन के साथ गया है, तो इन दोनों का संबंध चीन से है। ठीक है, चीन की हैं ये दोनों चीज़ें, ना दक्षिण कोरिया ना जापान। तो करिए एलिमिनेट, ये गया और क्या, एक ही कटा, ये 2 कटे। डी भी कट जाएगा क्योंकि तीसरा अपना करेक्ट है। तो देखिए जुरोंग रोवर है चीन का और तियानवेन वन मिशन वो भी चीन का ही है। परसेवरेंस रोवर नासा का यानी अमेरिका का। देखिए बात करें जोरोंग रोवर की, तो चीन का जोरोंग रोवर मंगल ग्रह की सतह पर अब तक जो है 509 मीटर की दूरी जो है तय कर चुका है। और जोरोंग रोवर मंगल ग्रह के 63 दिनों से लाल ग्रह पर जो है अपना काम कर रहा है। मंगल ग्रह का एक दिन अगर देखा जाए तो पृथ्वी के एक दिन से लगभग 40 मिनट लंबा होता है। देखिए चीन का तियानवेन वन मिशन जो है 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था, और इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोबर जो है मंगल ग्रह पर भेजे गए। ठीक है, अब देखिए मंगल ग्रह पर भेजे गए कुछ अन्य मिशन, जैसे कि भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान, और नासा का परसेवरेंस रोवर, और संयुक्त अरब अमीरात का होप मार्स मिशन। ठीक है, और यूएई का पहला इंटर प्लेनेटरी मिशन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, होप मिशन किसका है? यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाले या बाली, ट्रोजन, होक्स और स्पाईवेयर क्या है? बताइए। आतंकवादी संगठन है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोरोना वायरस से जुड़ी वैक्सीन है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एंटीबायोटिक्स हैं? क्या है? आपने देखा होगा न्यूज़ में ट्रोजन को, हॉक्स को या स्पाईवेयर के, इनमें से कुछ को। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम है यहाँ पर। ठीक है, ट्रोजन हॉक्स जो है एक तरह से मेल है, संदेश है, लेकिन सही निकटतम उत्तर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ट्रोजन और स्पाईवेयर अगर देखा तो आतंकवादी संगठन तो है नहीं है, ना कोविड वैक्सीन है, ना कोई एंटीबायोटिक है, तो बी ही सही उत्तर होगा, कंप्यूटर के प्रोग्राम। तो देखिए ट्रोजन की सबसे पहले बात करेंगे, फिर हॉक्स की करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम स्पाईवेयर को भी, और वायरस से जुड़े और वर्म्स को भी, सब कंप्यूटर से जुड़े। तो देखिए ट्रोजन की बात करें तो ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो आमतौर पर किसी सिस्टम की सुरक्षा को बाधित करते हैं, और ट्रोजन का उपयोग करके हैकर जो है सुरक्षित नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। होक्स की बात करें तो यह एक ईमेल के रूप में होता है, और उपयोगकर्ता को उसके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाली किसी सिस्टम के बारे में चेतावनी देता है। देखिए इसके बाद होता क्या है, यह ईमेल या संदेश उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाली सिस्टम को ठीक करने के लिए एक प्रोग्राम, ठीक है, चालू करने का निर्देश देता है। जैसे ही यह प्रोग्राम चालू या रन किया जाता है किसी कंप्यूटर, किसी लैपटॉप में, तो यह सिस्टम पर हमला कर देता है और महत्वपूर्ण फाइलों को मिटा देता है, डिलीट कर देता है। बात करें स्पाईवेयर की, तो स्पाईवेयर यह कंप्यूटर पर हमला करने वाले प्रोग्राम होते हैं, और जैसा कि इनके नाम से, ठीक है, विदित हो रहा है, मतलब इनके नाम का तात्पर्य है, ये बिना सहमति के उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। स्पाईवेयर आमतौर पर वास्तविक ईमेल आईडी, गैर संदेहास्पद ईमेल के माध्यम से अग्रेषित होते हैं। ठीक है, स्पाईवेयर जो है दुनिया भर में लाखों
कंप्यूटरों को संक्रमित करते रहते हैं। बात करें वायरस की तो ये तो सबके कंप्यूटर में आया होगा। देखिए यह एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों को उनमें अपनी एक संभावित विकसित प्रतिलिपि शामिल करके संशोधित और संक्रमित कर सकता है। ठीक है, डब्बे डब्बे जैसे बन जाते हैं, बॉक्स बॉक्स आपकी फाइलें। अब देखिए वर्म्स जो होता है, वर्म्स यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होता है और यह कंप्यूटर वर्म्स वायरस के विपरीत वैध फाइलों में घुसपैठ करने के बजाय एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में खुद को कॉपी करते हैं। तो ये सब है, ठीक है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत की पहली महिला स्नातक कौन बनी? बताइए कौन है भारत की पहली महिला स्नातक, पहली ग्रेजुएट भारत की? अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था गूगल पे, कादम्बिनी गांगुली। तो देखिए गूगल ने 18 जुलाई को देश की पहली महिला डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की 160वीं जयंती पर एक विशेष डूडल बनाकर उन्हें याद किया। 18 जुलाई 1861 को जन्मी थी कादम्बिनी गांगुली। ये चंद्रमुखी बसु के साथ कोलकाता के वैथ्यून कॉलेज से भारत की पहली महिला स्नातक बनी थी। ठीक है, पहली ग्रेजुएट है ये। महिलाओं के अधिकारों की समर्थक कादम्बिनी गांगुली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में गठित पहले अखिल महिला प्रतिनिधि मंडल के 6 सदस्यों में से एक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गिल्ट अकाउंट के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। देखिए गिल्ट खाते की तुलना किसी बैंक खाते से की जा सकती है, कुछ अलग चीज़ है ये। गिल्ट खाते में ट्रेजरी वेल या सरकारी प्रतिभूतियों को जमा और आहरित किया जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए गिल्ट खाता क्या है गिल्ट खाता? गिल्ट खाते या गिल्ट अकाउंट की तुलना किसी बैंक खाते से की जा सकती है। अंतर बस इतना होता है कि जहां बैंक खाते में पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, वहीं गिल्ट खाते में ट्रेजरी वेल या सरकारी प्रतिभूतियों को जमा और आहरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए एक खाता होता है, गिल्ट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भीम यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम में कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से संचालित किया जा सकता है। क्या ये बात सत्य है? भीम ऐप को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है? दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है क्या? देखिए पहला वाला भी करेक्ट है। आपके मोबाइल में अगर हो, ठीक है, भीम यूपीआई तो, और मान लीजिए डबल सिम कार्ड वाला आपका फ़ोन है, या फिर एक ही मोबाइल नंबर से आपके 4 बैंक में अलग अलग खाते चल रहे हैं, तो चारों की डिटेल्स वो ऐड कर लेगा वहाँ पर, ये ऐड करने के लिए मांग लेगा, और एक को प्राइमरी सेट कर सकता है, जिससे जो भी अकाउंट या जो भी भुगतान आप करते हैं हर दिन हर रोज़, तो बार बार नहीं पूछेगी किस अकाउंट से करेंगे। ठीक है, मतलब किसी एक को भी प्राइमरी सेट कर सकते हो। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए भीम क्या है? भीम की बात करें, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से काम करने वाला भारत का एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम में कई खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से संचालित किया जा सकता है। देखिए भीम ऐप को भारतीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। यह रियल टाइम धन अंतरण किए जाने की सुविधा प्रदान करता है। और इसे कब लॉन्च किया गया था? 5 साल हो गए हैं। ठीक है, 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तभी ये चीज़ें चलन में आई थी सारी। चलिए एकीकृत यूपीआई के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। देखिए यूपीआई एकीकृत भुगतान इंटरफेस या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक त्वरित रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। यह प्रणाली जो है उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते का विवरण दूसरे पक्ष को बताए बिना कई बैंक खातों में रियल टाइम आधार पर धन अंतरण करने की अनुमति देता है। ठीक है, देखिए उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते का विवरण दूसरे पक्ष को बताए बिना, इसका मतलब यह है कि आपको अपना अकाउंट नंबर बताने की आवश्यकता नहीं है, अपना नाम भी बताने की आवश्यकता नहीं है, अपना आईएफएससी कोड भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ना एड्रेस बताने की आवश्यकता है। ठीक है, केवल एक
यूपीआई एड्रेस से ही सारा काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, और उसको कंफर्म करने के लिए वो नाम आपका दे देता है तो बोल दो कि हाँ भाई दे रही है, आप जो है भुगतान कर सकते हैं इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के रुपए कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन गया है? कौन है वो? ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन हो सकता है इनमें? भूटान है। तो देखिए हाल ही में भूटान जो है अपने त्वरित प्रतिक्रिया यानी क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड अर्थात क्यूआर कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई मानकों को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देखिए व्यापारिक स्थलों पर भीम यूपीआई स्वीकार करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश भी है। इसके साथ ही भूटान जो है रुपए कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन गया। याद रखिएगा भूटान का नाम। 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे क्रिप्टोगैमिक के रूप में जाना जाता है? बताइए क्या है क्रिप्टोगैमिक? ये क्रिप्टोगैमिक को क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन समझ लेना, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण करना, यह है क्या? नहीं है। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले गैसीय पिंड से भी संबंधित नहीं है क्रिप्टोगैमिक। क्रिप्टोगैमिक होता है लाइकेन, फर्न और कवक को सम्मिलित रूप से क्रिप्टोगैमिक कहते हैं। तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून के चक्राता शहर में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है, और इस उद्यान में लाइकेन, फर्न और कवक की लगभग 50 प्रजातियां पाई जाएंगी। देखिए लाइकेन, फर्न और कवक को सामूहिक रूप से क्रिप्टोगैमिक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए इस जगह को इन प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल निम्न प्रदूषण स्तर और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों के कारण चुना गया है। क्लियर? क्रिप्टोगैमिक क्या है? लाइकेन, फर्न और कवक को सामूहिक रूप से क्रिप्टोगैमिक कहते हैं। अब देखिए क्रिप्टोगैम क्या होते हैं, थोड़ा और देख लीजिए। देखिए पादप जगत को दो उपजगतों यानी क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम में विभाजित किया जा सकता है। 10th में अगर आपने जूलॉजी बॉटनी पढ़ी होगी तो याद आ गया होगा कुछ। अब देखिए क्रिप्टोगैम समूह में बीज रहित पौधे, ठीक है, यानी सीडलेस प्लांट और पादपों के समान जीव होते हैं, जबकि फेनोरागैम समूह में बीज वाले पौधे होते हैं। अब देखिए फेनोरागैम को आगे दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए क्रिप्टोगैम शब्द का अर्थ है अप्रत्यक्ष प्रजनन, अर्थात ये पौधे किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते, और क्रिप्टोगैम पादप जैसे कि सेवा, लाइकेन, काई, फर्न बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं। तो 10 प्रश्न थे ये यूपीएससी सिविल सेवा से जुड़े, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये टेस्ट नंबर था 112। ठीक है, धन्यवाद।